अगर आपको पता चले कि राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। बाबरी मस्जिद या संघ की भाषा में कहें तो विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया। इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। अलग अलग पत्रकारों ने, मसलन विनय सीतापति ने, विजय त्रिवेदी जी ने, सब लोगों ने लिखा है कि उस समय पीवी नरसिम्हा राव क्या कर रहे थे। कई राजनीतिक र्यूमर्स भी चलती हैं। हेमंत जी से जानते हैं अयोध्या में और दिल्ली में क्या माहौल था। मैं उस विवादित इमारत से कोई 200 मीटर की दूरी पर ही था। वो पुलिस का कंट्रोल रूम था। वो बिल्कुल उस पूरे इलाके का नाभिकीय केंद्र था। वहीं से सारी सूचनाएं आ रही थी, सूचनाएं जा रही थी। इसलिए मेरे पास सूचना का अकाल नहीं था और सूचना एकदम आसानी से मुहैया हो रही थी। जब प्रधानमंत्री ने कल्याण सिंह जी से बात करने की कोशिश की तो कल्याण सिंह जी फोन पे नहीं आए। प्रधानमंत्री लगातार विनय कटियार को फोन कर रहे थे। मोबाइल का जमाना नहीं था। विनय कटियार को ये संदेश आ रहे थे कि प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है, पर विनय कटियार फोन ले नहीं रहे थे, क्योंकि उसी दिन सुबह 7 बजे विनय कटियार ने प्रधानमंत्री से ये कहा था कि कार सेवा प्रतीकात्मक होगी, आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा वायदा है। जो कुछ तय हुआ है आपस में उन्हीं शर्तों के आधार पर होगी। और तय हुआ था कि सरयू के पानी और बालू से प्रतीकात्मक कार सेवा होगी, ढांचे से 500 मीटर दूर। तो मुझे लगता है कि विनय कटियार बात करने की स्थिति में नहीं थे। बाद में अशोक जी ने उनसे कहा कि जब लगातार उनका फोन आ रहा है तो आप जाके बात कीजिए। जब उन्होंने बात की तो नरसिंह राव ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब इसको जितनी जल्दी निपटाना हो निपटा दीजिए, ऐसा विनय कटियार का मुझसे कहना था। जल्दी निपटा दीजिए और कोशिश कीजिए कि शाम तक कार सेवकों से परिसर खाली हो जाए। एक तो स्थिति ये थी। दूसरी स्थिति थी, अब कांग्रेस का अगर पक्ष देखिए, उस समय कांग्रेस में केंद्रीय मंत्रिमंडल में माखनलाल फोतेदार मंत्री थे। फोतेदार लगातार प्रधानमंत्री को फोन कर रहे थे। प्रधानमंत्री के ओएसडी मिस्टर प्रसाद उन्हें ये बता रहे थे कि वो पूजा पे हैं। उनकी पूजा 2.5 घंटे तक चली। कौन सी पूजा थी? ढांचे को बचाने के लिए, ढांचे को जल्दी से गिराने के लिए। ये तो काल जानता है या नरसिम्हा जी खुद जानते होंगे, और उन्हीं के साथ चला भी गया ये रहस्य। लेकिन प्रसाद ने लिखा अपनी किताब में कि मैं कई बार उनके पास गया और वह हमारी बात नहीं सुन रहे थे, और वो कुछ कुछ बुदबुदा रहे थे। और वो जो बुदबुदा रहे थे उसमें वो कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता हूं, मैं आरएसएस से लड़ सकता हूं, मैं भगवान राम से कैसे लड़ूं, कहां फंसा दिया है मुझे आप लोगों ने। लेकिन जब 2-2:30 बजे के आसपास माखनलाल फोतेदार का वो फोन लेते हैं, तो फोतेदार ने अपनी किताब चिनार लीव्स में लिखा है कि मैंने उनसे कहा कि 2 ढांचे तो गिर गए, अब तीसरा तो बचा लीजिए, ताकि इतिहास में यह बात तो दर्ज हो कि कांग्रेस ने गिरते हुए ढांचे को बचाने की कोशिश की। अभी तो यही नहीं पता चल रहा है कि हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, हम बचाना चाहते हैं उसको। तो नरसिम्हा राव उनकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसके रिपरकशन बहुत खराब होंगे। फोतेदार अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि जब मैं लगातार बात कर रहा था तो एक तरफ से वो बोलना बंद कर दिया उन्होंने, और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे थोड़ी देर बाद फोन से बात करूंगा। ये कह के फोन रख दिया। अब कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके अपने मंत्रिमंडलीय साथियों में भी। शाम को 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है उत्तर प्रदेश सरकार को भंग करने के लिए, उत्तर प्रदेश में धारा 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन के लिए। अब उस कैबिनेट में नरसिम्हा राव कुछ नहीं बोलते और लगातार उन पर हमले होते हैं। अर्जुन सिंह ने अपनी किताब द ग्रेन ऑफ सैंड इन द अवर ग्लास ऑफ टाइम्स में लिखा है कि पूरी बैठक में वो हतप्रभ थे, एक शब्द भी उन्होंने कहा नहीं। जाफर शरीफ उन पर हमले कर रहे थे कि आपने कांग्रेस पार्टी को फंसा दिया, आपने कांग्रेस के 150 साल के इतिहास को पर धब्बा लगा दिया, कुछ कुछ कह रहे थे। फोतेदार उस बैठक में रोने लगे। अर्जुन सिंह जी ने जो अपनी किताब में लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। फोतेदार ने अपनी किताब में लिखा है कि सन्नाटा देखकर मैंने पूछा सबकी बोलती बंद क्यों है। माधवराव सिंधिया बोले आपको पता नहीं, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है। मैंने सभी मंत्रियों के सामने कहा राव साहब इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये तो स्थिति थी प्रधानमंत्री की।